देश के सारा संपत्ति को बेच दिए औने पौने भाव में। उसके बाद भी देश पर 205 लाख करोड़ रुपया कर्ज है। अभी वर्तमान में राष्ट्र की संपत्ति कोई बेच रहा है तो लायक प्रधानमंत्री नहीं है, वो नालायक प्रधानमंत्री है। नई शिक्षा नीति जो केंद्र सरकार की है वो हमारे समाज, गरीब गुरुआ को, समाज के लिए एकदम घातक साबित होने जा रहा है। अब कैसे घातक साबित होगा, इसलिए हम बताना चाह रहे हैं कि नई शिक्षा नीति में जो हर कॉलेज का एक दे दिया गया है कि उस कॉलेज में कम से कम 3000 स्टूडेंट होगा तो वो कॉलेज चलेगा, नहीं तो किसी दूसरे कॉलेज में मर्ज हो जाएगा। जिससे क्या होगा कि एक तो पहले कॉलेज किसी कॉलेज में मर्ज हो जाएगा तो वहाँ नौकरियां खत्म हो जाएगी, जो उसमें वर्कर काम करते हैं, प्रोफेसर हो, कर्मचारी हो, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद जैसे दूसरे कॉलेज में मर्ज होगा उसका दूरी बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। और नई शिक्षा नीति में हर 6 महीना में और शुल्क बढ़ा दिया गया है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी तो बताया जा रहा है कि बढ़ाया जाएगा, स्मार्ट क्लास होगा, स्मार्ट सब कुछ होगा, स्मार्ट बोर्ड होगा। शिक्षक का जो कम शिक्षक थे वो शिक्षक बढ़ेंगे, सभी सिलेबस के शिक्षक दो दो रहेंगे। देखिए, हम मान टेक्नोलॉजी बदले से क्या इसी में बदलिए, उसको क्यों बंद कर रहे हैं? कोई भी चीज है उसको टेक्नोलॉजी आप और बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी आप बढ़ाते जाइए। जैसे आप बिहार में किस तरह से सरकार ने इतना बृहद पैमाने पर नौकरी निकाला और शिक्षा को मजबूत करने जा रहा है, वहीं केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति लाकर गरीब गुरुआ के जेब से पैसा काटना चाह रही है। हर 6 महीना में शुल्क बढ़ाकर उससे उनके अभिभावक से पैसा नोचना चाहती है अभिभावक को, जिससे पढ़ाई महंगा होगा और बहुत लोग नहीं पढ़ पाएंगे। और जब दूसरे जगह मर्ज हो जाएगा, दूरी बढ़ेगी, तो ऐसे भी हमारे समाज के गरीब गांव के, भारत गांव के देश, गांव से जाना जाता है, यहाँ गांव के लोग हैं। पीरपैंती ऐसा विधानसभा में एक भी महाविद्यालय नहीं है। अगर अभी इतना दूरी है और इसको और छोटा करने का प्रयास किया जा रहा है तो हम लोगों को दूरी और बढ़ेगा और बच्चियां पढ़ नहीं पाएगी और बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। और पहले तो डिग्री कॉलेज, डिग्री जो मिलता था बीए का, वो 3 साल के बजाय 4 साल किया जा रहा है। ये तो 3 साल में ही कितने लड़कियां का शादी हो जाता है, उनका डिग्री पूरा नहीं हो पाता है। कितने गरीब बच्चे जो तंगी हालात में आकर समय से पहले छोड़ देते हैं, वही 3 साल में तो उसको और बढ़ा दिया गया। तो इससे तो हमारे लोग को पढ़ने से वंचित किया जा रहा है। तमाम जो महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर सकते हैं, जो कि एक साथ जोड़ने का कोशिश किया जा रहा है कि एक साथ जोड़ देंगे तो महंगाई के वजह से थोड़ा सा हमारे शिक्षक के प्रति पैसा कम इन्वेस्ट होगा या फिर ज्यादातर उसमें टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। देश के सारा संपत्ति को बेच दिए औने पौने भाव में अपने मित्रों के पास बेच दिए। जैसे रेलवे हो, बीएसएनएल हो, एलआईसी हो, बहुत सारा कंपनियां बेच दिए गए। उसके बाद भी देश पर 205 लाख करोड़ रुपया कर्ज है अभी वर्तमान में। और ये डेटा हम लोगों का नहीं है, ये सरकार का डेटा है। फिर भी आप कहते हैं कि कर्ज है, सारी चीज बेचने के बाद भी। और अगर किसी हम अपना जमीन अगर बेचेंगे, अगर मेरे पिताजी का बनाया हुआ संपत्ति अगर हम बेचेंगे तो हम नालायक बच्चा कहेंगे, कहीं से हम लायक बच्चा नहीं कहेंगे। अगर राष्ट्र की संपत्ति कोई बेच रहा है तो लायक प्रधानमंत्री नहीं है, वो नालायक प्रधानमंत्री है। देश की आर्थिक स्थिति बढ़ाने के लिए ना वो ठीक कर रहे हैं, जो तमाम चीजें जो रोजगार बढ़ाने की बात कर रहे हैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी की। हम डिजिटल इंडिया को देंगे तो ज्यादातर उसमें नौकरियां मिलेगी, ज्यादातर युवा खटेंगे। आप बोले कि देश की स्थिति सुधारना है, अरे देश की स्थिति सुधारने में कर्ज में डूबा हुआ है। और सब संपत्ति जब राष्ट्रीय संपत्ति बेच ही दीजिएगा तो फिर किसके लिए काम होगा? फिर प्राइवेट हो जाएगा, तब जनता का लूट होगा वहां।
जब प्राइवेट होगा तो जनता का लूट होगा। इसलिए आप भी देखिए, आप रेलवे में हर तरह से बाउंड्री वॉल करा जा रहा है, उसका एक गेट बनाया जा रहा है। सारा रेलवे में जो भी जाएगा बिना टिकट का नहीं जा सकता है। एकदम उचित है, सब लोग टिकट कटा के जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कभी आप देखे हैं कि आज की आज रिजर्वेशन का टिकट चाहिए तो आपको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। आपसे हम पूछना चाह रहे हैं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी वो क्यों घाटा में जा रही है? जितना सीट है उससे ज्यादा लोग जाते हैं, फिर भी घाटा में जा रही। इसका मतलब उनका पॉलिसी गलत है और उनके संचालक गलत है। लालू जी के हाथ में जब रेलवे था, देखे मुनाफा कितना हुआ, लेकिन उनको खटकता है कि कोई अच्छा काम करके दिखा दे। अगर अच्छा काम कर देगा, प्रधानमंत्री का दावेदार हो जाएगा, तुरंत लालू जी को फंसाकर जेल में कर दिया गया, क्योंकि उनका चेहरा पूरा देश में विदेश में चमकने लगा था कि ये विकास पुरुष हैं, और रेलवे में वैसा करके भी दिखाए। जो डीजल पेट्रोल की लगातार बात होती है, लगातार मुद्दे उठते हैं कि डीजल आज फलाने भाव में हो गई, डीजल आज आसमान छू ली। क्या ये डीजल पेट्रोल पर भी कुछ चर्चाएं होगी? बिल्कुल, डीजल पेट्रोल यही मोदी जी आए थे और बोलते थे कि महंगाई डाइन है, महंगाई डाइन है। पता नहीं अब महंगाई उनको क्या लगता है, अब वही बताएं। लेकिन जिस समय वो आए थे ना, मात्र 60 रुपया पेट्रोल का दाम था। लेकिन आज हम लोग पेट्रोल डेली भरवाते हैं और पेट्रोल का डेली यूज होता है। आज पेट्रोल का दाम 110 रुपया, कहीं 12 रुपया, कहीं 109 रुपया, इस तरह हो गया है, डबल हो गया है। फिर माननीय मोदी जी का कहना है कि वो तो हमारे कच्चा तेल खरीदने में ही ज्यादा पैसा लगता है, तो उसको उस तरीके से आप बेचेंगे तभी तो आगे फिर खरीद पाएंगे। नहीं नहीं, मोदी जी कहते हैं, लेकिन वहां जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो कच्चा तेल का दाम है, वो दाम अभी कोई खास परिवर्तन नहीं हो जितना महंगा किया गया है। उसका भी डेटा सार्वजनिक हुआ है, उसका भी जिस तरह का बढ़ोतरी हुआ है उसके हिसाब से ही बढ़ोतरी होना चाहिए। अभी तो दाम सेम है फिर भी बढ़ोतरी है। ये तो लूटना है, ये लूटना है। जैसे अभी देखिए, किसान को झुंझुना थमा दिया गया है। 2,02,000 रुपया हर 4 महीना पर दिया जाता है उसको, और झंझुना थमा दिया है। और उससे ही वही किसान से जैविक खाद पर, यूरिया पर, पेट्रोल पर, डीजल पर इतना ज्यादा वसूली किया जा रहा है कि उनको पता ही नहीं चल रहा है। उनको सिर्फ दिखता है। और बताना चाह रहे हैं, ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, ये सरकार किसानों की सरकार नहीं है। किसान की जितने यंत्र हैं, ट्रैक्टर हो, आपका कोई भी यंत्र हो, क्या कहते हैं, गेहूं दाने वाला मशीन हो, भुट्टा दाने वाला थ्रेसर हो, या जोताई करने वाला हो, ये सब 28% जीएसटी लगता है। लेकिन वहीं बड़ी बड़ी एम्बेस्ट कारें, बीएमडब्ल्यू हो या कोई भी बड़े बड़े कार हो, जो लग्जरी कार है, उस पर 9% टैक्स लिया जाता है। इससे क्या दिखाया जा रहा है? क्या छोटे कार में, बड़े कार में किसान के लोग जाते हैं क्या? वो उद्योगपति लोग दौड़ते जाते हैं। और किसान के हित में काम करते हैं, तो जीएसटी किसान के यंत्रों पर 28% नहीं लगाना चाहिए। ये तो किसानों को नोचना चाहती है, किसानों को ऊपर जाना नहीं देना नहीं चाहती है। यह कहता है कि किसान को डबल आय करेंगे। आज तक किसान का डबल आय नहीं हुआ। लेकिन जितना लागत होता है उतना भी किसान को निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये मोदी सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। कहा जाए तो महंगाई डाइन खाते जा रही है। उनका शब्द है, वो वही अब बोले कि महंगाई डाइन खा रही है कि नहीं खा रही है, जब हम देख रहे हैं कि आपके हिसाब से सिर्फ लगभग 10 साल पूरने जा रहा है, 9.5 साल पार कर रहा है, इतना ही दिन में डबल हो गया। और आप कहते 70 साल में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, जिसमें उनका भी 10 साल कार्यकाल था, अडवाणी जी का, अरे वाजपेयी जी का। लेकिन उसको भी वो रद्दी के टुकड़े में, उनके भी कार्यकाल, उनका भी कार्यकाल बढ़िया रहा था बहुत मायने में। लेकिन उनको भी कहते हैं ना ना 70 साल सबको जोड़ देते हैं। ये जो किए हैं ना, देश बदला है 2024 से, 14 से। उससे पहले कुछ नहीं था देश में। न उससे पहले रेलवे था, न उससे पहले पेट्रोल पंप दिख रहा था, न उससे पहले कोई बैंक थी, न उससे पहले इंटरनेट था।
इनके ई जब आए ना तो सब आ गया। इनका कहने का मतलब यही है। 2025 में 2024 में क्या मोदी मॉडल फिर से नहीं आएगा तब? मोदी मॉडल तो देख लीजिए, मोदी कितना प्रचार कर रहा है। आप एक गौर कीजिएगा, आप हाँ या ना बोलिएगा, आप गौर से देखे होंगे हर स्टेशन पर उनका एगो पुतला लगा हुआ है। हम पुतले बोलेंगे उनको, पुतला नहीं वो हाँ हाँ, हम उनको पुतला कहेंगे। वो पुतला इसलिए बोले हैं ना कि कोई लोग जाए वहां सेल्फी ले और उनको फोटो को प्रचारित करे, लेकिन दिखता है सोशल मीडिया पर एक भी? हम बहुत गौर किए इस बात पर, एक भी नहीं दिखता है। क्योंकि नकार दिया है लोग मोदी सरकार को, और मोदी के चेहरा को नकार दिया है, इसलिए एक भी नहीं। नहीं तो वही मोदी का एक क्रेज था, लेकिन जान गया है कि वहां को 2 करोड़ नौकरी नहीं मिला है हर साल, ये झूठा वादा करता है, ये गलत सरकार है। तो युवा समझते हैं कि ये सरकार हमारे काम की नहीं। कहीं जगह तो तोड़ के उसको बेच दिया गया है। कई जगह युवा तो उसको देखता है तो गाली देता है। हम तो रास्ते से एक दिन जा रहे थे ट्रेन से, तो कई युवा उसको गाली दे रहा था कि एक हम लोगों को बरगला दिया, कहता है पकोड़ा तालो। लेकिन 2 करोड़ नौकरी का बात जब आता है तो कहता है पकोड़ा तोलो। अभी हम लोगों को कम से कम 10 साल होने वाला है, अभी 20 करोड़ नौकरी हम लोगों को होता पूरे देश में, हर लोग हर घर में नौकरी होता। लेकिन ये तो बोलता कुछ और है, ये सरकार करता कुछ और है। और हम बताना चाहते हैं, यही सरकार आई थी, और इसको देखिएगा, एक चीज हम बताते हैं 14 से पहले, एक चीज ध्यान दीजिएगा। उस समय अन्ना हजारे को, उस समय रामदेव बाबा को किस तरह पीछे से आरएसएस और बीजेपी उसको सपोर्ट किया, और इतना उसको फंडिंग किया, इतना इसको मजबूत किया, उसको इतना वो अपने ट्विटर हैंडल सोशल मीडिया से उसको प्रचारित किया कि वो लोग भी कहता था काला धन। उनका क्या कहते हैं, रामदेव बाबा कहते थे कि आप लोगों को 60 रुपया में पेट्रोल डीजल पेट्रोल चाहिए कि 30 रुपया का पेट्रोल चाहिए। तो जनता तो सब कहता है कि भाई हमको कम दाम में मिले, तो सब लोग कहता 30 रुपया वाला मिलना चाहिए। फिर कहते सिलेंडर 400 रुपया वाला मिलना चाहिए कि 200 रुपया वाला मिलना चाहिए। सब लोग कहता था 200 रुपया वाला मिलना चाहिए। मिलाकर तभी तो मिल ही रहा है 600 सुनिए ना, पहले मिलना चाहिए उनका कहना था। हम कहना मेरा था कि वो लोग बोलते थे आज वही नरेंद्र मोदी, वो नरेंद्र मोदी कहते हैं, आज वही रामदेव बाबा एक बार सरकार के विरोध में इस तरह सवाल किए नहीं करते हैं, क्योंकि उनके एजेंडा पर उस समय काम कर रहे थे। वो पक्का बिजनेसमैन है। हाँ, वो योग के मामले में विश्व के लिए कुछ दिए हैं, बहुत कुछ दिए हैं, योग के लिए दिए हैं। वो राजनीतिकार नहीं हो सकते हैं, वो योग गुरु हो सकते हैं। लेकिन उनको राजनीतिक गुरु बनाने का जो सिलसिला चला कुछ दिन, वो देश के लिए हानिकारक हुआ। क्योंकि जो चीज जो जिसमें नहीं है, अगर कान के डॉक्टर को अगर पेट का सर्जरी करने का दिया जाए तो वो जरूर है कि वह सर्जरी जो होगा वो अनसक्सेस होगा। तो वह योग गुरु हैं, उनको राजनीतिक कराया गया जिससे कि वो अनसक्सेस हुआ, और पूरे देश के भोले भाले लोग को वो अपने फॉलोअर को बुड़बक बना दिए, जिससे उनका आज धंधा पर भी प्रभाव पड़ा है। वो जो भले बहुत कुछ दिन में उनका धंधा में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुआ, जिस स्पीड में से पहले प्रोग्रेस किया उनका, आज उस स्पीड में नहीं है उनका धंधा। जितना ट्रस्ट उनके प्रोडक्ट पर पहले था आज नहीं है। अब अन्ना हजारे को देखिए, ये काला धन लाने वाले थे, लोकपाल बिल लागू कराने वाले थे, लेकिन जैसे सरकार बदली चुप हो गए। पता नहीं, एक बार इनका फोटो तक देखने के लिए ललायत है लोग, इनका फोटो भी नहीं दिखता है। लेकिन ये सब आरएसएस, इसीलिए हम कहते हैं और दर्शकों से कहना चाहते हैं कि ये सरकार आपको फिर इस तरह के कोई ना कोई एजेंडा लाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो सरकार सही होगा, जो सरकार आपके काम की होगी, उसी सरकार को वोट दीजिएगा जो आपको अच्छा लगे। न कि उस दिन अच्छा लगे, उस दिन अच्छा अच्छा लोग बोलेगा, उस दिन उस न्यूज में अच्छा अच्छा बात चलेगी, उस दिन पेपर में अच्छी अच्छी योजना दिखेगी, लेकिन काम के नाम पर वो हमेशा के लिए नहीं दिखेगा। इसलिए वो सरकार की पूरे 10 साल का आंकड़ा निकाल कर आपको सोचना होगा, तब आप अपने सरकार वोट देने जाइएगा। जिसको दे दीजिए, हम भी किसी पार्टी से हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिसको वोट देना है
आप दर्शकों से कहना चाहते हैं, आप दीजिए, मगर जिस पार्टी का काम देखिए, अगर उसके काम, उनके वादा, हमको वादा चाहिए। घोषणा पत्र क्यों बनाया जाता है? कि घोषणा पत्र पर काम हो, उस एजेंडा पर काम हो। हमको दूसरा चीज नहीं चाहिए। हम जितना आप घोषणा पत्र दिए हैं उसका 80% कर दीजिएगा, हम आप कोई भी सरकार हो उसको आने का अधिकार है। धन्यवाद सर, अपना कीमती समय दिए। बाकी इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।